अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक फेडरल बोर्ड का पेपर है और आप इसमें देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है और इसका जो पहला है ऑब्जेक्टिव, हिज ग्रेटेस्ट प्लेयर इज़ टू सिंग। दी अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, अब ये टू सिंग अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस है। अब आप देखेंगे इसमें ऑप्शंस इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये इसका ए ऑप्शन होगा, इन्फिनेटिव इसका ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसका इन्फिनेटिव होगा और हम लोग इसको फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर पे, क्योंकि अब ये वर्ब है, वर्ब के सामने जब टू आता है तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑप्शन की तरफ आएंगे, डैश वर्ड टू द वाइज इज सफिशेंट। अच्छा, इसमें हमने रखना है, आर्टिकल रखना है, एन है, दा है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, आ है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। तो ये ऑप्शन होगा, आ जो है ऑप्शन होगा, तो हम लोग इसको फिल करेंगे। ये इसका रीजन है कि एक जनरल स्टेटमेंट है तो उसमें आ आना चाहिए। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आएंगे, मैरी हैड अ लिटिल लैम whose fleece was as white as snow. The underlined part of sentences, अब ये दिया गया है एडजेक्टिव क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। अब आप देखेंगे कि इसमें ये नाउन है, लैम नाउन है, whose fleece was as white as snow। अब ये whose बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, अगर रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज बनाता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होंगे। इस चीज़ को आप अपने जहन में डाल दें, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं अगर वो क्लॉज बनाते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि whose fleece was as white as snow ये लिंक कर रहा है, इस नाउन को लिंक कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउंस एडजेक्टिव क्लॉज को बनाएंगे, तो ये इसका फर्स्ट वाला हम लोग फिल करेंगे, ए को फिल करेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अब अगर हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं या इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में ये होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो हम लोग इसको अगर देखेंगे, द हॉर्स किक हिज मास्टर, तो ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। द शॉट सैंक द शिप, तो ये इसमें ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे द ट्रेन स्टॉप सडनली, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। द डॉग बिट द चाइल्ड, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका सी ऑप्शन होगा। तो इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट कैरी ना करे तो उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट ना हो। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं, अ रीलिंग रोड, a rolling road that rambles round the shire. Which poetic device has been used in this line? अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आर यूज हुआ है, यहाँ पे आर यूज हुआ है, रीलिंग रोड, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि ये मेटाफर है, एलिट्रेशन है, सिमली है, एल्यूजन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है, क्योंकि ये आर जो है रिपीट हो रहा है इस वर्ड में भी, इस वर्ड में भी, इस वर्ड में भी, तो ये एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुआ, तो इसको हम लोग फिल करेंगे, ए को फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग 6 नंबर पे आते हैं, haughty and proud the captain never even bothered to consult his team. The correct inference about the captain is, अब यहाँ पे हम लोग ये इन्फ्रेंस लगाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या कन्वे कर रहा है। तो हॉटी, प्राउड,
द कैप्टन। तो ये बेसिकली हॉटी की जब हम बात करते हैं तो एरोगेंस में आता है, हॉटी एंड प्राउड। तो ये इसका ऑप्शन होगा, ही इज एरोगेंट। तो कैप्टन जो है किसी के साथ कंसल्ट नहीं करता, तो ये एरोगेंट हो जाता है। तो ये इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद हम 7 नंबर पे आते हैं। अ डैश इज अ स्टोरी टिपिकली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर एंड ऑफन कन्वेज अ मॉरल। बेसिकली ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर्स होते हैं तो वो फैबल होती है, स्टोरी फैबल होती है। फैबल में एनिमल्स कैरेक्टर्स होते हैं। तो एनिमल फार्म एक फैबल है जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर, जिस स्टोरी के अंदर एनिमल कैरेक्टर्स होंगे तो वो फैबल कहलाएगी। उसके बाद हम 8वें नंबर पे आते हैं। द नोविस टीचर वाज एक्साइटेड अबाउट हिज फर्स्ट टीचिंग जॉब। अब इन्फर द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। अच्छा, नोविस जो है बिगनर को बोलते हैं। जैसे नोविस जो होता है वो बिगनर होता है, तो बिगनर को बोलते हैं। तो ये इसका ऑप्शन होगा, नोविस मीन्स बिगनर। उसके बाद 9th नंबर पे आते हैं। द साउथ हैज अ हॉट ड्राई क्लाइमेट वेयर द नॉर्थ हैज अ माइल्डर वेटर क्लाइमेट। दिस सेंटेंस कंटेन्स अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ द साउथ हैज अ हॉट ड्राई क्लाइमेट वेयर एज। अब जब वेयर एज होता है, जहां पे होता है वेयर एज, तो ये कंट्रास्ट के सेंस में आता है, कंट्रास्ट के सेंस में आते हैं, क्योंकि एडिशन में नहीं होता, समरी में भी नहीं होता। तो वेयर एज है क्योंकि साउथ और नॉर्थ के क्लाइमेट को कंपेयर किया गया है, तो इसका होगा कंट्रास्ट। इसका ट्रांजिशनल डिवाइस होगा कंट्रास्ट। उसके बाद हम लोग 10वें नंबर पे आते हैं। ही सेड अलास आई एम अनडन। He said, alas, I am undone. The correct indirect speech of given sentence. He exclaimed sadly that he was undone. He exclaimed sadly that he had been undone. ये इसका नहीं होगा। He exclaimed sadly that he, ये भी नहीं होगा इसका। He exclaimed sadly that he is, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस है। ये रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है, तो ये इसका ऑप्शन होगा, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट टेंस में है, तो ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो ये इसका पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम लोग 11वें नंबर पे आते हैं। इट वाज ऑल यू आर डूइंग, नाउ बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ बेयर द कॉन्सिक्वेंस, द मोस्ट appropriate idiom to replace the underlined part of sentences. Bear the consequences means face the music. Bear the consequences का मतलब है face the music। तो ये इसका होगा, ये इसकी मीनिंग होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद जो है 12वें नंबर पे, क्योंकि 11 हो गए हैं तो हम लोग आते हैं 12वें नंबर पे। अगर 12वें नंबर को आप देखेंगे, he has been studying for 2 hours, which tense is this? He has been studying for 2 hours। तो अब आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। he has been studying for 2 hours, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये होगा इसका, बी होगा इसका। उसके बाद 13 नंबर पे आते हैं। शी इज एज बिजी एज अ बी, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज इन दिस लाइन। जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं एज या लाइक के साथ, तो हम लोग यूज करते हैं सिमली, तो इसका होगा सी ऑप्शन होगा। कंपैरिजन में दो होते हैं, एक मेटाफोर होता है जहां पे वन थिंग इज अनदर थिंग, और सिमली में हम लोग एज या लाइक यूज करते हैं। तो ये इस सिमली का ये होगा, एग्जाम्पल होगा। उसके बाद 14 नंबर पे हम लोग आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन ओपिनियन। फिश लिव इन वाटर, चॉकलेट इज द बेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर, पोलर बेयर्स लिव इन द आर्कटिक,
एंड्स आर मच स्मॉलर देन एलिफेंट्स। अगर आप इसमें हम लोग देखेंगे तो बी जो है वो है ओपिनियन के ऊपर, तो ये इसका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन जो है वो होगा, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, बाकी जो है वो सारे नेचुरल जो है वो फैक्ट्स हैं। तो ये ओपिनियन है, चॉकलेट इज द बेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर। उसके बाद 15 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं, माई फेवरेट बुक द अल्केमिस्ट गॉट, ये बेसिकली माय फेवरेट बुक द अल्केमिस्ट गॉट टॉम लास्ट नाइट। अच्छा, इसमें गॉट टॉन लास्ट नाइट। अच्छा, उसकी इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, या एपोजिट फ्रेज है। अच्छा, एपोजिट फ्रेज है ये, क्योंकि ये बेसिकली माय फेवरेट बुक को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। एपोजिट का मतलब है नियर। अगर हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द अल्केमिस्ट कॉमा माय फेवरेट बुक, तो माय फेवरेट बुक भी इसका एपोजिट फ्रेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे समझें कि ये एपोजिट फ्रेज है, माय फेवरेट बुक द अल्केमिस्ट। तो अल्केमिस्ट माय फेवरेट बुक, ये बेसिकली जो फ्रेज यूज होता है हुआ है यहाँ पे, वो एपोजिट फ्रेज है। 16 की तरफ आते हैं, unless you work hard you will not get a good result. The sentence is compound, complex, compound sentence, simple sentence। अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हुआ है, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जब यूज होता है तो सेंटेंस बेसिकली वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑप्शन आता है। आप इसको नोट कर लें कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होगा, जैसे बट है, एंड है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा कंपाउंड। लेकिन जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होगा, अनलेस यूज होगा, until यूज होगा, while यूज होगा, when यूज होगा, before यूज होगा, तो ये सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। 17 की तरफ हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एग्जाम्प्लीफाइज द यूज ऑफ पैराडॉक्स। अच्छा, अब आप इसमें देखेंगे कि पैराडॉक्स कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है। माई इंग्लिश टीचर हैज पुअर ग्रामर, इसमें कोई पैराडॉक्स नहीं है। द मोर यू गिव द मोर यू गेट, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। अब आप देखें कि ये बेसिकली आयरनी का सेंटेंस है। अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स, मैरिज काउंसलर। अब द मोर यू गिव द मोर यू गेट, ये बेसिकली पैराडॉक्स का सेंटेंस है कि दोनों सेंटेंसेस के दरमियान पैराडॉक्स है, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। 18 नंबर पे आते हैं, ही ड्रू द लाइन डैश 1000 रुपी and refused to pay more. He drew the line, for है, of है, by है, at है। He drew the line for, यहाँ पे for होगा, he drew the line for 1000 rupees and refused to pay more। 19 नंबर पे आते हैं, if you run fast you will win a medal। If you run fast you will win the medal। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, या टाइप 0 है। ये बेसिकली टाइप जो है 1 है। इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन मेडल। 0 तब होता है कि जब यहाँ पे भी इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट हो और यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस हो तो 0 हो जाएगा। अगर इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पे फ्यूचर है तो ये टाइप 1 हो जाएगा। तो ये टाइप 1 सेंटेंस है। उसके बाद हम 20th पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एडवर्ब फ्रेज। इसमें अगर आप देखेंगे, इट इज ऑफ नो यूज। अब ये जो है नाउन फ्रेज है। आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, ये भी नाउन फ्रेज है। वंस अपॉन अ टाइम दे लिव्ड अ किंग, इसको अगर हम लोग देखेंगे वंस अपॉन अ टाइम, तो ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, एडवर्ब फ्रेज दे लिव्ड अ किंग। तो वंस अपॉन अ टाइम जो है इसके अंदर सी के अंदर एडवर्ब फ्रेज है,
अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इसको अगर देखेंगे, शी वोर ए स्कार्फ मेड ऑफ सिल्क, तो मेड ऑफ सिल्क ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नाउन है। तो वंस अपॉन अ टाइम दे लिव्ड अ किंग, ये ऑप्शन बेसिकली सी ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो आपने देखा कि इसमें 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं और 20 ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए। जब रीज़न का पता होगा तो ऑब्जेक्टिव में आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। तो काइंडली मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें उसके ऊपर, और मुझे बताएं कि आपको ये ऑब्जेक्टिव पेपर कैसा लगा, आपको बात समझ में आ गई या नहीं। और अगर आप मुझसे कोई चीज़ समझना चाहते हैं कि डू इन्फॉर्म मी। थैंक यू वेरी मच।